नमस्कार प्यारे साथियों। सबसे पहले मैं आप सभी का अपने पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। ख़ास तौर से वो 2 वीडियोस जिनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाकर ज़रूर देखें। और इसी तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, मैं पूजा सिंह आपका स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन विद पूजा पर। आज की कहानी में हम देखने वाले हैं एक ऐसी औरत की कहानी जिसका बचपन गरीबी में बीता और शादी होने के बाद भी उस औरत की ज़िंदगी में जो हालात बने हुए थे उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उसकी ज़िंदगी से खुशियों ने मुंह ही मोड़ लिया हो, उसकी किस्मत जैसे उससे रूठ ही गई हो। तो आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, जिसका टाइटल है एक विधवा औरत की दर्द भरी कहानी। छोड़ो छोड़ो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई दे रही थी, सबको सच बता रही थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। लेडीज़ पुलिस मुझे ज़बरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझे लानत दे रहे थे। अरे यह वही औरत है जिसने मैंने अपने देवर के साथ कुछ नहीं किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी बेटियों की तरफ देखा जिन्हें दुनिया का पता ही नहीं था। वो मुझे देखकर रोने लग गई थी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे थे कि मैं अपनी बेटियों को दोबारा नहीं देख पाऊंगी शायद। लेडीज़ पुलिस बोली, चुप कर झूठी औरत, एक तो कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मर्दानी आवाज़ के साथ एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा सर घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। मेरा रोना फ़ौरन से बंद हो गया था। ज़िंदगी में पहली बार लेडीज़ पुलिस से वास्ता पड़ा था और वह भी भारी भरकम औरतों से। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस हिरासत में लिया था। मेरी बच्चियों ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया, जिसे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ रखा था। वो दोनों माँ माँ चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया, यूं जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी हो। लोग मुझे नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे। कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा भला कह रहे थे कि कैसी औरत है, कैसे एक मासूम की जान ले ली इसने। आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से उलझनों में फंसा हुआ था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फ़िक्र थी। मैं अपने देवर से मोहब्बत करती थी, मगर न जीते जी इसने मुझे सुकून लेने दिया और ना मरने के बाद। मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि दिल ही दिल में मैं उससे जलती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी। वो बहुत अच्छा इंसान किस कदर बुरा था, यह सिर्फ मैं जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था, और शायद पहले दिन ही वो एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठाकर अपना रौब जमाना चाहता था। वो बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है।
ये सब मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं डरी सहमी सी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि अब ससुराल में चाहे मर जाना, लेकिन लड़ाई झगड़े में कभी घर मत आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी बातें कहकर भेजती है, भला तब एक लड़की क्या कर सकती है सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। पति ने पहले मारपीट की और फिर मुझे अपनी बदकिरदार बीवी समझते हुए मुझ पर भरपूर अत्याचार किया। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ मैं लेटी रही। सुबह हुई तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ़ कम करने की कोशिश की, वो कोई और नहीं, मेरा देवर था। मैं एक तरफ बैठी रो रही थी और मेरा पति नशे में सोया हुआ था। जब अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, मैं घबरा गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहले सोचा कि अपने जख्मों को छुपा लूं, लेकिन यह संभव न था। फिर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो देवर ने धीरे से कहा, भाभी घबराइए मत, मैं जानता हूँ आपके साथ क्या हुआ है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, भाई नहीं उठेगा। मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दें। ये सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी और फिर डरते हुए उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 22 साल का एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। उसकी आंखों और चेहरे पर परेशानी थी। जब उसने मेरे ज़ख्मों से भरा चेहरा देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोला, मुझे माफ़ कर देना भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको नहीं बचा सका। भाई तो नशे में इंसान नहीं रहता। ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि वो सुधर जाए। आप अपने ज़ख्मों पर ये दवा लगा लेना और कपड़े बदल लेना। जब भाई का नशा उतरेगा तब उसे एहसास होगा कि उसने आपके साथ क्या किया है। मैंने खामोशी से देवर के हाथ से दवा ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कपड़े बदले और मुंह धोने के लिए जब पानी चेहरे पर डाला तो मेरे चेहरे पर ज़ख्म होने की वजह से इतनी जलन थी कि क्या बताऊं। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मुझे माँ की बातें याद आने लगी। 4 बेटियां और बेटा ना होने से माँ को पत्थर का बना दिया था। पापा ने भी सारी उम्र माँ पर जुल्म ही किया था। माँ ने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया। तभी उसने शादी के वक्त मुझे भी यही बातें बताई। मेरा रिश्ता भी पापा ने ही देखा था और आज वो लोग मेरी शादी करके आज़ाद हो गए थे। अब मैं अपने पति की बीवी थी। वो मुझे ज़िंदा रखता या मारता, मेरे घर वालों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह देवर हल्दी वाला दूध लेकर आया, जिसे पीकर मैं फ़र्श पर ही एक तरफ लेटे लेटे सो गई। नींद तो उस वक्त सूली पर भी आ जाती। मैं तो वैसे भी रात भर की जगी हुई थी और मुझे पता भी नहीं चला। मुझे अचानक से कुछ एहसास हुआ। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई चीज़ देखी हो। मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते बची और मैं घबराकर पीछे हट गई। पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छूते हुए कहा, ये सब किसने किया? वो रात वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा था। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला कि पति थोड़ा दिमागी मरीज़ था और नशा भी करता था, और नशे की हालत में वो इस कदर पागल हो जाता कि किसी को नहीं बख्शता था। लेकिन नशा उतरने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता था। जाने मेरी किस्मत कैसी थी कि मुझे ऐसे इंसान को झेलना था। पति ने मेरे जख्मों से भरे जिस्म पर मरहम पट्टी की और मुझसे माफ़ी मांगता रहा। उसने मेरी खूब तारीफ़ भी की। वो काफ़ी शर्मिंदा नज़र आ रहा था। मुझे लगा कि ये शायद पहली और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं हुआ।
जब जब पति नशा करता तब तब मेरा जिस्म उसके कहर का शिकार बनता। अक्सर देवर मुझे पति के जुल्म से बचाता, लेकिन आखिर कब तक। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी। देवर मेरी ही उम्र का था। वो बहुत अच्छा लड़का था। उसमें इंसानियत कोट कोट कर भरी हुई थी। वो अपने भाई से बिल्कुल भी खुश नहीं था और अपने भाई के इस रवैये से नफ़रत करता था। नशे से कोसों दूर रहता था और सबकी इज्जत करता। उसे देखकर मुझे एहसास होता कि मुझे देवर जैसा इंसान पति के रूप में चाहिए था। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हज़ारों वादे किए, पर एक भी वादा पूरा ना हो सका। वो कमाता भी कम था और जितना कमाता उसे नशे में उड़ा देता, जबकि देवर बहुत अच्छा कमाता था। इसी के पैसों से घर का खर्चा चल रहा था। शादी के तकरीबन 6 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और देवर दोनों बहुत खुश थे। पति की ये खुशी तब तक कायम रहती जब तक वो नशे में ना होता, जबकि मेरा देवर राकेश मेरे पति से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था। वो मुझे घर के काम भी नहीं करने देता था। बाहर से कभी खाना ले आता, खुद बर्तन धो देता। देवर को देखकर मैं सोचती थी कि काश मेरा देवर ही मेरा पति होता। पर होना तो वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। ना मुझे देवर जैसा पति मिल सकता था और ना ही मैं किस्मत की इतनी अमीर हो सकती थी। जब पति अपने असली रूप में आता तो वो ये भी नहीं देखता कि मैं किस हालत में हूँ। वो मारना पीटना शुरू कर देता, और अगर देवर होता तो वो मुझे बचा लेता, और जिस दिन देवर घर पर नहीं होता तो उस दिन मेरी जान पर बात आ जाती थी। मेरे देवर का नाम राकेश था और वो मेरा रक्षक था, जो मुझे मेरे ही पति से बचाता था। और फिर शादी के 1.5 साल के बाद मैंने इन तकलीफ़ों में गुजार दिए। इसके बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मैं सहमी हुई थी कि कहीं मेरा पति मेरी बेटियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का शिकार ना बन जाऊं। क्योंकि मेरी माँ को बेटी पैदा होने पर मेरे पापा माँ पर बहुत जुल्म करते थे। मैं अस्पताल में लेटी यही सोच रही थी। राकेश दोनों बच्चियों को बहुत प्यार कर रहा था। वो कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल परी जैसी हैं। मेरे पति का कुछ देर पहले ही राकेश को फ़ोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चियों को जान से मार दे। वो बेटियों का सुनकर नाराज़ था। इस वक्त बहते आंसू से मैंने ऊपर वाले से दुआ की कि मेरा पति कभी ना आए, वो मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। उस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा था। और उसी दिन काम से लौटते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट होने से उनकी मौत हो गई। यह खबर सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरा दिल रो रहा था। मेरी बेटियां दुनिया में आते ही अनाथ हो गई थी। हमारा कोई सहारा नहीं बचा था। लेकिन साथ ही साथ उस ऊपर वाले का मैं शुक्र भी अदा कर रही थी कि उसने ऐसे इंसान से मेरी जान बचा ली। मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी। उन्हें कभी किसी खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। खैर, वक्त गुजरने लगा। राकेश ने मेरी और मेरी बेटियों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। मैं खुश थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। राकेश मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वो उसी की बच्चियां हों। मुझे पति की एक बार भी याद नहीं आई। मेरी सेहत भी अच्छी होने लगी थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्रिया अदा किया करती थी कि ऊपर वाले ने राकेश यानी मेरे देवर को हमारा सहारा बना रखा था, वरना मैं दर दर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी मैं सोचकर घबरा जाती कि जब देवर की शादी हो जाएगी तब क्या होगा। ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मैं बेचैन हो जाती थी। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी। मैं चाहती थी राकेश मुझसे शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राकेश ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक धक करने लगा।
मुझे लगा शायद उसके दिमाग में भी मेरा ख्याल आ रहा था, पर जब उसने मोहल्ले की किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरा दिल टूट गया। मैंने पति के बाद राकेश के साथ 2.5 साल गुजारे थे। इसने कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा था और ना ही मैंने इसे किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए पाया था। फिर अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? मैंने एक लंबी सांस ली। फिर मुझे उस लड़की से जलन हुई, लेकिन फिर राकेश के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी दांत निकालकर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती? इतनी बेशर्म भी नहीं थी कि खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो, वो भी 2 बेटियों की माँ से। किस मुंह से कहती? राकेश ने मुझे रिश्ता लेकर जाने को कहा और मैं देवर की खुशी के लिए रिश्ता लेकर पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि राकेश अचानक पागल क्यों हो गया था। वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसे देखकर मेरे मन में अजीब से जज्बात उठ रहे थे। एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फ़र्ज़ अपने देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। देवर का रिश्ता पक्का हो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि देवर की शादी जब हो जाएगी तो मेरा और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। अक्सर ये सोच सोचकर मेरे सर में दर्द हो जाता था। राकेश मुझे परेशान देखकर कहता कि भाभी सब ठीक हो जाएगा, मैं शादी के बाद भी बच्चों को ऐसे ही ख्याल रखूँगा। एक दिन राकेश घर पर ही था। उसने अपने कमरे की अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। वो जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा था। तभी दरवाजे पर कोई आया। देवर गया और जब वापस आया तो उसके साथ उसके होने वाली बीवी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो कहने लगा कि भाभी आज का दिन यह मेरे साथ गुजारेगी। आप ये पैसे रख लीजिए और अगर और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। राकेश ने मुझे बस पैसे थमाए और अपने मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मेरे दिल में इजाज़त नहीं दी कि बिना शादी के साथ रहना शरीफ लोगों का काम नहीं है, लेकिन क्या करती, मेरा तो सारा घर ही राकेश के सहारे चल रहा था। वरना दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि इस लड़की को धक्के देकर घर से निकाल दूं, जो मुझसे मेरे राकेश को छीन रही थी। मुझे हैरानी तो थी कि राकेश तो शरीफ लड़का था, फिर वह शादी से पहले अपनी होने वाली बीवी के साथ गलत रिश्ता कैसे रख सकता है। और फिर वह कैसी बेशर्म लड़की है जो इसके बुलाने पर दौड़ी चली आई। खैर, वक्त गुजरता गया और यह सिलसिला शुरू हो गया। राकेश उसे रोज़ घुमाने ले जाता, लेकिन वह अभी भी मुझसे और बच्चों से इतना ही लगाव रखता था। पर मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहती थी जो वह लड़की मेरे देवर के साथ जी रही थी। 6-7 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब देवर की मंगेतर से मुलाकातें कम होने लगी। वो अक्सर आती तो देवर घर पर नहीं मिलता। देवर अब उससे कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। एक दिन वो आई तो दोनों की खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो गुस्से में थी और फिर चली गई। तकरीबन 1 महीने बाद वो लड़की फिर आई और देवर के कमरे में चली गई। मैं खुश थी कि दोनों में अनबन हो गई है। इसमें मेरा ही फ़ायदा था। दोपहर का वक्त था। जाने कैसे मेरी आँख लग गई। जब मैं उठी तो सोचा जाकर देवर को देखती हूँ। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। तेज़ धार वाला चाकू देवर के सीने में चुभा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। मैं भागकर चाकू निकालना चाहती थी, मगर मेरे हाथ पर खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंग गए। और तभी वह लड़की अंदर से आई और उसने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो रोने लग गई और कहने लगी, भाभी ने देवर को मार दिया। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया
और अब मैं सलाखों के पीछे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। जब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़कर एसपी के पास लेकर गई और वहाँ भी मैं पुलिस ऑफिसर को देखकर फिर से हैरान रह गई, और वो भी मुझे देखकर काफ़ी हैरान और परेशान था। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था जो भले वक्तों में मुझसे मोहब्बत का दावेदार था और शादी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया था। वो बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा और बोला, आप यहाँ? और मैं उसे देखते ही खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और फिर उसे सारी कहानी सुनाई। उसे सुनकर अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी हूँ, बल्कि उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। उसने यकीन दिलाया कि वो मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। उसने देवर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक देवर की मौत को 3 घंटे गुजर चुके थे। इसके हाथ में उसकी मंगेतर का बाल था। इसने ही मेरे देवर को मारा था, क्योंकि वो ये बात सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई कि देवर ने उसका इस्तेमाल करके अब शादी से इनकार कर दिया था। वो खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैंने खुद को पूरे तौर पर उसके हवाले कर दिया था, मगर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं नहीं जानती थी कि मेरे देवर ने ऐसा क्यों किया, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। मैं रिहा होकर अपने बच्चों के पास आ गई। अब तो देवर का सहारा भी नहीं था और एक औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। लेकिन 1 महीने बाद मुझसे वही पुलिस ऑफिसर मिलने आया जो मेरा रिश्तेदार था। उसने इज्जत से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो मैंने स्वीकार कर ली। आखिर इतनी मुश्किल सहने के बाद अब मेरे अच्छे दिन आए थे, तो मैं इनकार कैसे कर सकती थी। हर मुश्किल के बाद आसानी होती ज़रूर है। यह बात आज मैं पूरी तरह से समझ चुकी थी और आखिरकार एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद एक खुशहाल ज़िंदगी मेरा इंतज़ार कर रही थी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।